Hey guys, a very welcome on Be Learner. So today we are going to discuss about Indian National Congress. तो आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड यह इस्टेब्लिश क्यों हुआ, इसका पर्पस क्या है और ये डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, तो वीडियो में आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थे वो क्यों स्टार्ट हुए थे, तो उसमें हमने देखा था कि लोगों में जो सिटीजन्स थे उनमें अवेयरनेस आ गई थी, लोग अवेयर हो गए थे, उन्हें नॉलेज हो गई थी, इसलिए वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन करती थी। ठीक है, तो इससे जो इंडिया के सिटीजन्स थे वो अलग अलग एरिया में डिफरेंट एरिया में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह भी चाहती थी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो, एक ऐसी संस्था हो जहाँ पर ये इंडियंस जो हैं अपनी डिमांड्स को रखें। ठीक है, और इंडियंस तो यह चाहते ही थे कि एक राष्ट्रीय, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पर सभी इंडियंस अपने डिमांड्स को रख सकें। तो इस प्रकार से दोनों को एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी, इसलिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ और उसी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस पड़ा। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हेडिंग बाय हेडिंग देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आप देखेंगे ये इस्टेब्लिश कब हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, बाय द मिडल ऑफ द 19th century there was a national consciousness among Indians. At the same time, after getting a leave, a British officer, A.O. Hume, wrote a letter to the graduates of Kolkata University on 1 March 1883. ठीक है, in this letter he appealed to the educated youth of the country for the progress of the motherland. ठीक है, इट मीन्स 19th सेंचुरी के मध्य तक, उसके मिडल तक जो इंडियंस थे उनके अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस आ गई थी, मतलब वो फुल्ली अवेयर हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक ब्रिटिश ऑफिसर था, एक अंग्रेज अधिकारी था, वो था तो इंडिया का लेकिन वह ब्रिटिश रूल के द्वारा बनाया गया था, इसलिए वह ब्रिटिश ऑफिसर था। ठीक है, और उसका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम। तो जो ह्यूम थे उन्होंने 1 मार्च 1883 को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी कंट्री के जो एजुकेटेड यूथ थे उनसे अपनी मदरलैंड के प्रोग्रेस के लिए प्रयास करने की अपील की थी। ठीक है, और इस लेटर को कोलकाता यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशनर थे उनके नाम पर डाल दिया था। ठीक है, अर्थात जो A.O. ह्यूम थे उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी के जो स्नातक थे, जो ग्रेजुएशनर थे, उनके नाम पर एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जो यूथ थे उनसे अपनी मदरलैंड के प्रोग्रेस के लिए प्रयास करने की अपील की थी। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। देन ऑन 28 दिसंबर 1885 AD a session was held in Bombay in which 72 delegates from different regions of the country participated. तो उस लेटर के बाद क्या हुआ, उस लेटर के बाद लोगों में ये बात चली और लोगों ने सोचा विचारा, उसके बाद फिर क्या हुआ, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एक बैठक हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुआ, एक सीजन हुई, जिसमें 72 मेंबर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट हुए इंडिया के डिफरेंट रीजन से। ठीक है, इन दिस मीटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड एंड दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन वॉज नेम्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसी मीटिंग में, इसी कॉन्फ्रेंस में एक नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुई और इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। ओके, तो इस प्रकार से इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई। ठीक है, जिसका पहला स्टेप A.O. ह्यूम ने लिया था। ठीक है, उनके ही कहने पर वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है,
और उस सीजन में अलग अलग एरिया से लोग पार्टिसिपेट किए थे और वहाँ पर लॉन्ग डिस्कशन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग एंड नेक्स्ट है पर्पस। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इंडियंस वुड नॉट प्रोटेस्ट नाउ, वॉट एवर दे वॉन्ट दे वुड से देयर डिमांड्स थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडियंस के द्वारा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना यह था कि वो प्रोटेस्ट ना करें, वो जो भी चाहते हैं वो अपनी डिमांड्स को इस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से रखें। ठीक है, और जो डिमांड्स हमें सही लगती है वो हम पूरी करेंगे। ठीक है, ये था उसका पर्पस। एंड नेक्स्ट हेडिंग है रीजन्स फॉर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो क्या रीजन्स थे जिसके कारण कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो उसका फर्स्ट रीजन है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल कॉन्शसनेस इन इंडियंस। तो जो इंडियंस हैं उनके अंदर नेशनल कॉन्शसनेस आ गई थी। ठीक है, वो लोग अवेयर हो गए थे। सी व्हेन इंडियंस हैड टू फेस मेनी हार्डशिप्स ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्रिटिश। तो जब इंडियंस को ब्रिटिश सरकार के एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन से बहुत सारे हार्डशिप्स को सफ़र करना पड़ा, फेस करना पड़ा, देन दे गॉट द राइट नॉलेज ऑफ दियर प्लाइट्स। तब उन्हें अपनी दुर्दशा का, अपनी प्लाइट का सही ज्ञान हुआ, सही नॉलेज हुई। अर्थात उन्हें पता लग गया था ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये किस रीजन से यहाँ पर रूल कर रही है। ठीक है, एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग दैट देयर शुड बी सच एन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विच कैन रिमूव द सफरिंग्स ऑफ द इंडियंस। ठीक है, तो उन्होंने यह सोचना स्टार्ट कर दिया था या फिर उन्हें फील आने लगा था कि हमारे पास एक ऐसी नेशनल इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जहाँ पर हम अपने डिमांड्स को रख सकें। ठीक है, और उनके अंदर नेशनल कॉन्शसनेस कैसे आई थी ये भी आप पॉइंट वाइज में बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डाल सकते हैं आप वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, अर्थात लोग जब धीरे धीरे वेस्ट की कंट्रीज़ हैं जो पहले से ही डेवलप्ड हैं उस कंट्री में जाने लगे थे, तो वहाँ पर जब उन्होंने नॉलेज गेन की, हाई एजुकेशन प्राप्त की, तो इस प्रकार से वो अवेयर होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, अर्थात जो एजुकेटेड लोग थे, जो बाहर की कंट्री से एजुकेट होकर आए थे, वो लोग यहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाते हैं ताकि यहाँ के जो सिटीजन हैं वो भी अवेयर हो सकें। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट में आप डाल सकते हैं न्यूज़पेपर्स एंड नेटिव लिटरेचर्स। ठीक है, तो जब धीरे धीरे यहाँ पर न्यूज़पेपर्स आने लगे, ठीक है, और जो नेटिव लिटरेचर्स है उसका डेवलप हुआ, उसका विकास हुआ, तो लोग अपनी लिटरेचर के माध्यम से लोगों को अवेयर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और न्यूज़पेपर से सभी को नॉलेज होता है। ठीक है, कि कहाँ पर क्या कैसे हो रहा है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे इवेंट वहाँ पर हो रहे थे जिससे लोग धीरे धीरे अवेयर होने लगे थे। ठीक है, एंड सेकेंड रीज़न है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सर ए.ओ. ह्यूम। तो अभी आपने आगे समझा ही, जो सर ए.ओ. ह्यूम थे उन्होंने ही फर्स्ट स्टेप लिया था। ठीक है, ह्यूम वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू टेक स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इसलिए उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का फादर कहा जाता है। राइट, एंड थर्ड रीज़न है नीड ऑफ बोथ ब्रिटिश एंड इंडियंस। ठीक है, तो ये भी अभी आपने आगे समझा, जो इंडियंस थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दोनों ही एक इंस्टीट्यूशन चाहते थे ताकि जो इंडियंस हैं वो अपनी डिमांड्स को रख सकें एक स्थान पर। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बोर हो चुकी थी, परेशान हो गई थी, जो अलग अलग एरिया में डेली प्रोटेस्ट हो रहे थे। ठीक है, तो दोनों की नीड थी, इसीलिए यह इस्टेब्लिश हो पाया। ठीक है,
अदरवाइज़ वहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि केवल इंडियंस ही एक ऐसा इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिश कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि उस समय इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी, ठीक है। तो बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के, बिना उसके नीड के इसकी इस्टेब्लिशमेंट पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रीजन, और नेक्स्ट रीजन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। तो इसको पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसे समझेंगे, राइट। सी, once a conference of Theosophical Society was held in 1884 AD. In this meeting, prominent members of India also participated, okay? And they wanted a national institution where Indians could put their demands. And after a long discussion in this conference, the Indian National Union was established in 1884 AD. Okay? And in this conference, it was also decided that a meeting should be organized again in Pune on the summer vacation. And in that meeting must be members from all regions of India. Okay? But due to the outbreak of cholera in Pune at summer vacation, this conference was held on 28 December 1885 in a school in Mumbai, in which meeting 72 delegates from different part of India participated. And after much deliberation, it was renamed as Indian National Congress. Okay? तो चलिए इसको समझते हैं अब। देखिए, एक बार क्या था, 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। और उस कॉन्फ्रेंस में, उस सीज़न में इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट मेंबर भी पार्टिसिपेटेड थे, राइट। और उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि हम एक नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिश करेंगे या फिर इसकी बात करेंगे, राइट। तो जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो ये जो मेंबर्स थे, इन्होंने इस बात को रखा और वहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक डिस्कशन चला, और उसके बाद फिर रिजल्ट ये हुआ, एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनी, ठीक है। और उस नेशनल इंस्टीट्यूट का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। इट मीन्स 1884 में ही इंडियन नेशनल यूनियन जो था वो इस्टेब्लिश हो चुका था, राइट। और इसी कॉन्फ्रेंस में लोगों का यह भी कहना था कि यहाँ पर जो ये इंडियन नेशनल यूनियन की इस्टेब्लिश हुई है, इस कॉन्फ्रेंस में सभी ऑल एरिया के मेंबर नहीं हैं, मतलब इंडिया के ऑल रीजन से सभी मेंबर नहीं हैं इसमें, अर्थात सभी का विचार इसमें नहीं आ पाएगा। इसीलिए उन्होंने यह भी कहा कि गर्मियों की छुट्टियों में, मतलब समर वेकेशन में, हम पूना में फिर से एक कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के ऑल रीजन के मेंबर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब समर का टाइम आया तो जो कॉन्फ्रेंस होनी थी वो पूना में होनी थी, और पूना में समर के टाइम वहाँ पर कॉलरा एक डिसीज होता है, वहाँ पर आउटब्रेक था, वहाँ पर फैला हुआ था। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक पैंडेमिक सिचुएशन थी, इसलिए जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये पूना में ना होकर बॉम्बे के एक स्कूल में, मतलब बम्बई की एक पाठशाला में हुई, ठीक है। और इस मीटिंग में 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड थे ऑल इंडिया रीजन से, ठीक है। और इसी मीटिंग में लॉन्ग डिस्कशन के बाद, काफ़ी विचार विमर्श के बाद, इससे पहले जो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन था इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से, उसी को ही चेंज करके उसी का दोबारा से रीनेम्ड किया और उसका अब नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हुआ, राइट। अर्थात क्या हुआ, यहाँ पर पहले से ही एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस था, उसी में ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि एक मीटिंग होगी बाद में जहाँ पर सभी मेंबर्स, मतलब ऑल इंडिया रीजन्स के मेंबर मिलेंगे और वहाँ पर हम थॉट करेंगे, विचार करेंगे, उसके बाद फिर
एक नेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश होगा, ठीक है। क्योंकि यह एक नेशनल इंस्टीट्यूट होगा इसलिए यहाँ पर इंडिया के सभी रीजन के मेंबर का होना मैंडेटरी था, ठीक है। ओके, तो ये थे कुछ रीजन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के बर्थ के, राइट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, ये तो आपने देख लिया, ठीक है। मतलब पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, फिर कैसे इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ ये आपने समझा, ठीक है। तो अब एक नोट पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए, तो पहले रीड करते हैं फिर समझते हैं, राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज नॉट टू गेट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो जब इस्टेब्लिश किया गया था उसका तब ये उद्देश्य नहीं था, ये पर्पज़ नहीं था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट। इट वॉज एन इंस्टीट्यूशन विच वॉज टू सेटिस्फाई इंडियंस बाय फुलफिलिंग दियर डिमांड्स, ठीक है। तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए हुई थी ताकि जो इंडियंस हैं वो अपनी डिमांड्स को इस संस्था के द्वारा, इसके थ्रू रख सकें, ठीक है। बट ग्रेजुअली व्हेन इट डेवलप्ड द वायलेंस लीडर्स केम इन दिस, जब इसमें वायलेंस लीडर्स आते हैं, ठीक है, दे स्टार्टेड डिमांडिंग स्वराज्य, ठीक है। तो उन्होंने स्वराज्य की डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया। स्वराज्य मतलब होता है इंडियाज फ्रीडम, ओके, इंडिया की फ्रीडम। ऑन दिस प्लेटफॉर्म मतलब इसी इंस्टीट्यूशन में, ओके। तो जब धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट हुई तो इसमें वायलेंस लीडर आते हैं और वो हाई डिमांड्स रखने लगते हैं, ठीक है। एंड इंडियंस स्ट्रगल्ड फॉर 62 ईयर अंडर हिज लीडरशिप। मतलब जो ये लीडर थे, जो वायलेंस लीडर थे, इनके लीडरशिप में इंडिया ने 62 ईयर तक सफ़र्ड किया, मतलब बहुत सारा स्ट्रगल फेस किया। एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947 एंड 1885 से 1947 तक इन्होंने स्ट्रगल किया एंड देन अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947 को इन्होंने फ्रीडम गॉट की, ठीक है। सो ये था आज का डिस्कशन। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या मूवमेंट हुए थे, अर्थात इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कौन सी डिमांड्स रखी गई थी और गांधी जी ने क्या डिमांड्स रखी थी, गांधी जी ने कौन से मूवमेंट चलाए थे, वो हम आगे टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।